द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आगामी दो परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की परीक्षा और जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 इन दोनों परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। ये जो हमारे रीजनिंग के प्रश्न हैं ये घटना चक्र की बुक से लिए गए हैं और आप लोगों ने जूनियर शिक्षक भर्ती में 7वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था। तो 7वें प्रैक्टिस सेट में जो हमारे रीजनिंग के प्रश्न थे वही यहाँ पर प्रश्न लिए गए हैं, क्योंकि रीजनिंग के प्रश्नों के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाते हैं। सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करते समय वहां पर हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में समझाना पड़ता है, थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, इसलिए रीजनिंग के प्रश्नों के लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाती है। तो चलिए बिना कोई देर किए हम लोग आज का अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिस सेट 7वें का 44 नंबर का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट 7वां नहीं देखा है तो उसको प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं और यहाँ पर क्या लिखा है, पीलिया। पीलिया एक रोग होता है, उसका संबंध यकृत से है। उसी प्रकार आपको किसी एक रोग के बारे में बताना है, फिर उसका एक संबंध किससे है ये आपको बताना है। चलिए आंसर देने की कोशिश करिए। 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प को ध्यान से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। देखिए जो विकल्प 1 में लिखा है डायलिसिस, डायलिसिस कोई रोग नहीं होता है, डायलिसिस एक प्रक्रिया होती है, खून को बदलने की प्रक्रिया होती है जो कि गुर्दे के द्वारा होती है। ऑप्शन सी कल्पना लिखा है, मस्तिष्क में एक विचार आता है जिसको हम लोग कल्पना कहते हैं। ऑप्शन डी में बैलेंटाइन जो कि हृदय में होता है, तो बैलेंटाइन कोई रोग थोड़ी ना होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है ददोरा, ददोरा मतलब जिसे हम लोग दाद भी कहते हैं, वो त्वचा पर होती है। तो दाद कहाँ पर होती है, त्वचा पर होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो 44वें प्रश्न में कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए घटना चक्र वाले कभी कभी एक अलग ही काम कर देते हैं और काम ये करते हैं कि इसमें देखिए ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, आपका ए बी सी डी ऑप्शन नहीं दिए गए हैं और सिर्फ यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, प्रश्न ही लिख दिया गया है। चलो कोई बात नहीं, हमें सॉल्व करना है प्रश्न को, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यदि कक्षा में आप ऐसी स्थिति में हैं कि विद्यार्थी आपको धमकाते या परेशान करते हैं तो आप क्या करेंगे, यही आपको बताना है। 4 विकल्पों को ध्यान से पढ़कर, विकल्पों को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करिएगा। क्योंकि आप स्टूडेंट हैं इसलिए हमेशा ऐसा आंसर दीजिएगा जिससे क्योंकि आप एक टीचर के पद पर हैं और आप स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, इसलिए ऐसा आंसर देने की कोशिश करिएगा जिससे स्टूडेंट का भी नुकसान ना हो और टीचर का भी मान सम्मान बना रहे। ठीक है, इसमें से जो सबसे सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अपने विद्यार्थी से बात करने का समय लेते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। ये ऑप्शन ए बी सी ये भी आपको अच्छे लग सकते हैं, लेकिन इस परिस्थिति के अनुसार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी 45% का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं अपने 46 नंबर पे ए प्रश्न पर। तो 46 नंबर वाले प्रश्न में भी आपको क्या चुनना है, एक मिनट, 47 आ गया। 46 नंबर के प्रश्न में भी आपको क्या चुनना है, विषम संख्या चुननी है, विषम पद चुनना है। ठीक है, इन 4 जो विकल्प दिए गए हैं इनमें कौन सा विषम है वो आपको चुनना है। ए बी सी डी चारों में से कौन सा विषम है, तलवार, भाला, बंदूक और कटार। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बंदूक। बंदूक इसमें स्पेशल है, स्पेशल है का मतलब अलग है, सबसे अलग है, क्योंकि कटार, भाला, तलवार ये सब हाथ में पकड़कर मारे जाने वाले अस्त्र होते हैं, ये बनाए जाते हैं। बंदूक आप कहीं दूर खड़े हुए व्यक्ति को भी मार सकते हैं, सिर्फ इसमें क्या होता है, फायर करना होता है। कोई इसमें जैसे तलवार, भाला, कटार में कोई टेक्निकल चीजें यूज नहीं की जाती हैं, सिर्फ धातु का बना दिया जाता है। लेकिन बंदूक में बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, तो इस प्रकार बंदूक इसमें सबसे अलग होगा। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर के प्रश्न पर। आज जो आपके रीजनिंग के प्रश्न मिल रहे हैं वो बहुत ही आसान मिल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी आपके प्रैक्टिस सेट में आसान प्रश्न होंगे, कभी आपके प्रैक्टिस सेट में कठिन प्रश्न होंगे।
ये कैलेंडर का प्रश्न है। कैलेंडर का प्रश्न कर पहले हम लोग पढ़ते हैं। यदि 2 दिन पहले यानी कि 9 दिसंबर 2014 की जो तारीख थी और रविवार का दिन था, तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये गोला बना लेते हैं, इसको हम आज का दिन मान लेते हैं, यानी कि वर्तमान समय टुडे मान लेते हैं। पहले की बात करेंगे तो पीछे जाएंगे, आगे की बात करेंगे तो हम लोग आगे जाएंगे। अब इन्होंने कहा है 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले यानी कि एक दिन हो गया और ये हो गया दूसरा दिन। 2 दिन पहले कौन सी तारीख थी, 9 तारीख थी, 9 नवंबर 2014 की तारीख थी और दिन कौन सा था, दिन हमारा रविवार था। इसको हमने यहाँ पर साफ साफ लिख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। रविवार का दिन था तो आने वाला कल क्या होगा, तो ये आज है, आने वाला कल यहीं पर तो होगा, आने वाला कल इसके आगे ही होगा, तो ये होगा आने वाला कल क्या होगा, यही आपको बताना है। देखिए भैया ये 9 तारीख है, यहाँ 10 तारीख हो जाएगी, यहाँ 11 हो जाएगी, यहाँ 12 हो जाएगी, यानी कि 12 नवंबर 2014 का दिन होगा। ये रविवार है तो ये सोमवार हो जाएगा, ये मंगलवार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा बुधवार। ठीक है, इतना तो आप कह ही सकते हैं। तो हमारी तारीख क्या होगी, 12 नवंबर 2014, तो सन रहेगा ही, सन तो बदल नहीं जाएगा और दिन क्या होगा, बुधवार होगा। यही आपके विकल्प से मैच कराना है। मैच कहाँ कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल मैच कर रहा है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अब इस प्रश्न को जो लोग कैलेंडर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े होंगे वो तो इसको मौखिक भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग इस तरीके से रीजनिंग पढ़ रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी रीजनिंग नहीं आती है, कुछ भी नहीं आती है, बिल्कुल जीरो है। तो ऐसी कंडीशन में आप जो आपके परीक्षा में 6-7 प्रश्न आएंगे उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर रीजनिंग पढ़ रहे हैं। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। जब भी दिन की बात कर रहा हो तो इस प्रकार गोला बना लीजिएगा, इससे बहुत ही आसानी हो जाती है प्रश्नों को सॉल्व करते समय। आगे बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 48वें नंबर का प्रश्न है। दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे को ढक लेती हैं। एक दूसरे को ढकने का मतलब कि अगर ये हमारी घंटे की सुई है, ठीक है, तो इसी के ऊपर मिनट की सुई आ जाए तो ऐसा कितनी बार होता है। इसको हम लोग गणित की भाषा में क्या कहते हैं, गणित की भाषा में कहते हैं संपाती। गणित की भाषा में क्या कहते हैं, संपाती। और साधारण भाषा में क्या कहते हैं, एक दूसरे को ढक लेती हैं। ध्यान रखिएगा, ये तो याद करने वाला प्रश्न है, रटने वाला प्रश्न है, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। 2 लाइन आप याद रखिएगा कि ऐसा कब होता है, 12 घंटे में। 12 घंटे में, कभी कभी आपसे 12 घंटे में भी पूछा जाता है, तो 12 घंटे में ऐसा होता है कितना, 11 बार। यानी कि घड़ी की सुइयां एक दूसरे को 12 घंटे में 11 बार ढकती हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है दिन में, और दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, 11 दूनी 22 बार हो जाएगा। अगर 12 घंटे में 11 बार होता है, 24 घंटे में कितनी बार होगा, 22 बार होगा। घड़ी की सुइयों के लिए ये जो डाटा है, ये 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे को ढकती हैं, तो 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे को ढकेंगी। बस इतना आप याद रख लीजिएगा। बाकी इसको अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, ये 2 लाइन आप सभी लोग याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न पर। तो इस प्रकार का जब भी प्रश्न आता है, हमने आपको बताया है एग्जाम शुरू होने से पहले आपको 10 या 15 मिनट का समय मिलता है, उसमें आपको रफ शीट मिल जाती है। उस रफ शीट पे आप क्या करेंगे, ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट लिख लेंगे। बढ़ते हुए क्रम में 1 2 3 4 नंबर डाल देंगे और घटते हुए क्रम में 1 2 3 4 नंबर डाल देंगे। और ये कब करना है, आपको एग्जाम शुरू होने से पहले जो रफ शीट मिलती है उस पर करना है। इससे क्या होगा, जब इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे तो आप उसका तुरंत सॉल्व कर लेंगे। कैसे, यहाँ पर हमने अगले स्लाइड में दिखा दिया है कि जैसे हमने यहाँ पर ABCD लिख लिया है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग रीजनिंग में आपको ऐसा नहीं पढ़ना है कि बहुत सारी चीजें रटने वाला काम नहीं करना। जैसे कि बहुत सारे टीचर रटाते हैं कि 5वें नंबर पर क्या होगा, 10वें नंबर पर क्या होगा, 14 नंबर पे, 16 नंबर पे, 15 नंबर पे, 20 नंबर पे कौन से शब्द होंगे, ये सब रटाते हैं। रटना आपको कुछ नहीं है। जब आपको ABCD आती है तो लिख लीजिए और लिखने के बाद नंबरिंग आप कर लीजिए, एक बार घटते हुए क्रम में, एक बार बढ़ते हुए क्रम में। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे कैसे हो रहा है, जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। TEACHER, टीचर। टीचर से क्या बनाया गया है, टीचर से ये वाला शब्द बनाया गया है, यानी कि VGC और फिर E
और फिर जे और यहाँ जी और टी। तो यहाँ पर थोड़ा हमने गड़बड़ कर दिया है। आपको क्या करना है, एक शब्द के नीचे जैसे टी के नीचे वी, ई के नीचे जी, ए के नीचे सी और सी के नीचे ई, इस प्रकार से लिखना है। थोड़ा यहाँ पर जल्दबाजी में शब्द गड़बड़ हो गया है। अब आपको ये देखना है कि टी से भी जो बना है वो किस कंडीशन के हिसाब से बना है। तो ये आपका एबीसीडी लिखा ही है। तो यहाँ टी है, टी के आगे यू भी यानी कि दूसरे नंबर पे जा रहा है, यानी कि टी के आगे अगर हम 2 नंबर आगे बढ़े तो हमें भी मिलेगा। अब दूसरा वाला शब्द कौन सा पकड़िए, ई पकड़िए। दूसरा शब्द ई पकड़िए। ई से जी कैसे बना है, तो ई आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है। जब 2 हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमारा जी मिलेगा। तो ये भी +2 के संबंध पर ही बन रहा है। अब हमें ए से सी बनाना है, तो ये हमारा ए है और ये हमारा सी है। हमें पता है हमें 2 आगे बढ़ना है, तो यहाँ पर अभी आपका 2 का रिलेशन बन रहा है, यानी कि हर शब्द 2-2 करके आगे आपका लिखा गया है। अब आपको आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको उसका नियम पता चल गया। तो आगे यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब जो आपको बनाया जा रहा है उसको आप लिख लीजिए। क्या बनाया जा रहा है, चिल्ड्रन CHILD और फिर REN। इससे क्या बनाया जाएगा ये आपको लिखना है। अब 2-2 आप आगे लिखते जाइए। सी के 2 आगे क्या रहेगा भैया, ई रहेगा। विकल्प पर भी ध्यान दिया कीजिए, ठीक है, विकल्प पर भी ध्यान देना है। तो ई है तो सभी में आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सारे हमारे सही हो सकते हैं। एच के आगे देखते हैं, एच कहाँ है, यहाँ है। इसके 2 आगे क्या होगा, जी होगा। ई जे सभी में आ रहा है, सारे विकल्पों में आ रहा है। यहाँ तीसरा शब्द आई है, आई के आगे 2 बढ़िए, के होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एल है, एल के आगे 2 बढ़िए, ये एल है, एल के आगे 2 बढ़ेंगे तो एन होगा। अब आप विकल्प थोड़ा देख लीजिए, EGKN, EGKN, EGKN। ऑप्शन नंबर ए भी आ रहा है, EGKN, और ऑप्शन नंबर डी भी आ रहा है, और ये आपका बी भी आ रहा है। तो अभी आपको इसका मतलब और सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ हम बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे प्रश्न को सॉल्व ना करिएगा, जब आपका जहाँ विकल्प दिखने लग जाए उसी पर टिक लगा के आगे बढ़ जाइएगा। हमारे कहने का ये मतलब है, क्लियर। तो एल हमने क्लिक कर लिया। अब डी पर चलते हैं। डी के 2 आगे क्या होगा, एफ होगा। तो एन के आगे एफ कहाँ पर है, एन के आगे एफ इसमें तो है नहीं, ये आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो चुका है। अब आपका बी और डी विकल्प बचा है। आर, अब अगला शब्द आर है, आर के आगे कितना बढ़ना है, आर के आगे हमें टी आएगा, 2 शब्द आगे। तो अब देखते हैं भैया, इसमें सब तो सही है, चलिए पूरा कर लेते हैं। ई के आगे 2 शब्द क्या आएगा, एच आएगा, और एन के आगे क्या आएगा भैया, एन के आगे आएगा पी, सॉरी एन के आगे ओपी। हाँ, एन के आगे क्या आएगा आपका, पी आएगा। अब आप इसमें चेक कर लीजिए आपका क्या सही हो सकता है। EGKN ऑप्शन नंबर डी में है। FTHP तो ये तो गलत हो गया, आगे आपका पी है नहीं। EGKN FTGP यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इस विकल्प के लिए बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ पर जो हम समझाना चाह रहे हैं, उम्मीद है वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि अगर इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा तो पूरा प्रश्न सॉल्व नहीं करना है, विकल्पों को देखते जाना है। जहां आपका विकल्प दिखने लग जाए तुरंत आप वहां पर टिक लगा दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर विकल्प थोड़ा बड़ा था, इसलिए हमें यहाँ पर पूरा चिल्ड्रन को पूरा भी चेंज करना पड़ा है। तो ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न था, जो कि प्रैक्टिस सेट 7 से लिया गया है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 7वां जो कि सामान्य ज्ञान के 50 नंबरों के अनिवार्य प्रश्न पत्र का है और जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए उपयोगी है, उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। यदि आपके कोई मित्र जूनियर शिक्षक भर्ती अथवा सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी यह वीडियो लेक्चर आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।